हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम BHIC 103 जो कि हम भारत का इतिहास 2 है, इसके कुछ प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, प्रारंभिक मध्यकाल में वाणिज्य तथा व्यापार के पुनरुत्थान से आप क्या समझते हैं? विवेचना करें। देखिए, वाणिज्य और व्यापार का पुनरुत्थान जो हुआ है, इससे क्या समझते हैं आप, इसका विवेचना करने के लिए कहा जा रहा है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 20 नंबर के लगभग में पूछ लिया जा सकता है, और 20 नंबर में पूछने का मतलब है कम से कम 500 शब्दों में इसको आंसर देने का प्रयास आप करेंगे। दूसरा है, आपके एग्जाम में टिप्पणी लिखने वाला भी क्वेश्चन आता है जो 6 नंबर का रहता है, 6 नंबर का। देखिए, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, काफ़ी बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है पौराणिक हिंदू धर्म पे टिप्पणी लिखिए। ये 6 नंबर का रहेगा, कम से कम इसको 100 से 150 शब्दों में आपको लिखना होगा। दूसरा है, प्राकृतिक और पाली भाषा। प्राकृतिक और पाली भाषा जो थी, इसके बारे में टिप्पणी लिखना है, जो 6 नंबर का रहेगा। ये भी 100 से 150 शब्दों में आपको इसको उत्तर देना है। इससे पहले हम आपको ये सब सारे क्वेश्चन का वीडियो डाल दिए हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। इसका BHIC 103 का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, अच्छा क्वेश्चन बताए हुए थे। तमिलाकम के आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक संगठन पर चर्चा कीजिए। 20 नंबर का हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। उसके बाद देखिए, ये सब क्वेश्चन बताया हुआ था, एक बार आपको पढ़ के बता देते हैं। उत्तर भारत में शिल्प उत्पादन को स्पष्ट करते हुए उसके संगठनात्मक स्वरूप पर एक टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन बता दिए थे। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुषाण कौन थे? विदेशियों की भारतीय मुख्यधारा में आत्मसात करने पर एक नोट लिखिए। ये क्वेश्चन बता दिए थे, और ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट VVI करके हम बताए हुए थे, आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पल्लव मंदिर वास्तुकला की मुख्य विशेषताओं को लिखिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ये 4 क्वेश्चन हम बताए हुए थे। आज ये 2 क्वेश्चन का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के साथ बने रहें। आइए देखते हैं इसका विश्लेषण। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आइए देखते हैं इसका। देखिए, प्रारंभिक मध्यकाल में वाणिज्य तथा व्यापार के पुनरुत्थान से आप क्या समझते हैं? विवेचना करें। जो हम बताए हुए थे, कम से कम इसको 20 नंबर के लिए तो आप तैयार रहिए। हो सकता है कि 10 नंबर में भी पूछ लिया जाए, तो 10 हो या 20 हो, यदि आप पढ़े रहेंगे तो आप इसको बना सकते हैं, लिख सकते हैं। आइए इसको देखते हैं। देखिए, शहरी केंद्रों के अंतर्गत धीरे धीरे व्यापार तथा शहरीकरण में एक क्रमिक पुनरुद्धार 10वीं शताब्दी से देखा गया। संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में यह पुनरुद्धार हुआ। देखिए, संपूर्ण भारत में जो है मध्यकालीन आसपास में जो है इसका पुनरुद्धार होने लगा। किसका? व्यापार का। देखिए आगे, भारतीय उपमहाद्वीप में साधारणतः इसका वर्णन तृतीय शहरीकरण के रूप में किया जाता है। तृतीय क्षेत्र में पहला, दूसरा, तीसरे क्षेत्र में इसके लिए किया जाता है। पहला दूसरा नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है तृतीय क्षेत्र आप समझ ही रहे कि सेवा क्षेत्र के रूप में एक तरह से आप मान सकते हैं, यदि आधुनिक से आप इसको जोड़ना चाहते हैं तो। आइए देखिए, आरंभिक रूप से कृषक संगठनों सामाजिक आर्थिक इतिहास को समझने हेतु शहरी बस्तियों का अध्ययन आवश्यक है। तो इतिहास को समझने के लिए आप जो मध्यकालीन इतिहास को जो समझना चाहते हैं, इसमें शहरी बस्तियों का अध्ययन करना आवश्यक है। यहीं पे व्यापार होता था, वाणिज्य का क्षेत्र हुआ करता था। देखिए, यह आंतरिक रूप से कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ था। स्थानीय कृषि संगठनों ने अधिक स्वतंत्रता
एवं राजनीतिक शक्ति हासिल की। इन कृषक संगठनों तथा व्यापारियों के समूह के कार्य करने का तरीका काफ़ी स्वतंत्र है। इन व्यापारियों को पथकर, याद रखिएगा, पथकर कमीशन शहरों का, देखिए आगे, देखिए शहरों का बंटवारा, मंदिरों की निगरानी करना तथा कृषि अभिशेषों मतलब आप समझिए कि कृषि से जो उत्पादन होता था वह खुद उत्पादन करने के बाद जो कृषि में जो अनाज बच जाता था उसको वह व्यापार के रूप में प्रयोग करते थे। यदि आप खुद पे ले सकते हैं तो अधिशेष को समझ सकते हैं कि यदि आपका घर यदि कृषि से संबंधित है तो कृषि करने में जो अनाज उत्पादन करते हैं वो अपने लिए उपयोग करने के बाद जो वो अनाज बच जाता है उसी को अधिशेष कहते हैं। तो कृषि से भी व्यापार होता था। को दाने और वाणिज्य वस्तुओं के आदान प्रदान के कार्य का पूरा अधिकार था। हाल की रचनाओं में आर्थिक सामंतवादी प्रथाओं के ढांचे में शहरीकरण के सापेक्ष महत्व पर विशेष ध्यान दिया गया है। कृषि उत्पादन का विकास न केवल अनाज दलहन तक सीमित रहा बल्कि नकदी फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई। तो ये आप समझ गए कि कृषि का जो है अनाज जो है सिर्फ दलहन तक ही सीमित नहीं था, यह अन्य फसल से भी उत्पादन में वृद्धि हुआ था मध्यकाल युग में। आइए आगे देखते हैं। देखिए मांग केवल स्थानीय तथा क्षेत्रीय इलाकों तक ही सीमित नहीं थी। प्रारंभिक दौर में विस्तृत व्यापारिक क्षेत्रों का जाल पहले की बंद ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के स्थान पर बनने लगा। शिल्प उत्पादन बढ़ा। याद रखिएगा मध्यकालीन में जो है शिल्प उत्पादन जो है काफ़ी वर्चस्व मतलब काफ़ी अच्छा विकास कर रहा था और इसने क्षेत्रीय एवं स्थानीय मांगे की आवश्यकता को पूरा किया गया है। यहाँ कपड़े का उत्पादन के लिए उल्लेखनीय है बंगाल सबसे उत्तम सूती कपड़े, गुजरात रंगे हुए कपड़े। याद रखिएगा बंगाल जो है वह सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था और गुजरात रंगे हुए कपड़े, गुजरात जो है गुजरात का क्षेत्र यह रंगे हुए कपड़े के लिए प्रसिद्ध था तथा तमिलनाडु और कर्नाटक रेशम उत्पादन के लिए, तमिलनाडु का क्षेत्र जो है रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, के लिए प्रचलित थे। तेल इस काल में मुनाफा कमाने वाला दूसरा उद्योग था जिसकी पुष्टि कर्नाटक के शिलालेख से होती है। हमें यहाँ दोनों प्रकार के, आइए आगे देखते हैं। देखिए दोनों प्रकार के तेल मिल को जो है उस टाइम धनक कहते थे तथा विभिन्न प्रकार के तेल बीजों का उल्लेख मिलता है। गन्ने का उत्पादन बहुत होता था। उस टाइम जो गन्ने का उत्पादन जो है बहुत होता था जिससे गुड़ बनाया जाता था, जिससे यह पता चलता है कि कृषि आधारित उद्योग की वृद्धि हुई। तांबा, पीतल, चांदी और सोने के साथ धातु की वस्तुओं के निर्माण ने धातु शिल्प को एक नए आयाम पर पहुंचा दिया। कलिंग, मगध, सौराष्ट्र आदि स्थानों में हथियारों तथा विशेष रूप से तलवारों का उत्पादन किया जाता था। पुरालेखों तथा साहित्यिक स्रोतों में बाजार में मुद्राओं के प्रवेश का एक नया उदाहरण मिलता है। धातु मुद्राओं के पुनः प्रचलन ने व्यापार में एक खास तरह की वृद्धि को प्रोत्साहित किया। तो आप देख लिए, आपको बता दिए कि ये मध्यकाल में जो है वाणिज्य और व्यापार किस तरह से पुनरुत्थान की ओर बढ़ रहा था।
तो आप ये क्वेश्चन आपके एक बार में यदि समझ में नहीं आया तो फिर से आप इसे देख सकते हैं। आइए टिप्पणी लिखने वाला क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए, आपको सिर्फ दे दिया जाएगा कि पौराणिक हिंदू धर्म पे टिप्पणी लिखिए। आपको कम से कम 100 शब्दों में 100 से 150 शब्दों के आसपास में इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, और जो आपको आपके एग्जाम में 6 नंबर का पूछ लिया जाता है, 6 नंबर का, तो आपको जो मेन होता है इसका टॉपिक उसी के आधारित पे इसको लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख के आप आ जाइएगा। देखिए, वैदिक ब्राह्मणवाद के पतन के साथ कई संप्रदाय उभरे। तो वैदिक ब्राह्मणवाद का जो पतन हुआ था उसके साथ कई संप्रदाय उभरे, जिन्होंने मिलकर पौराणिक हिंदू धर्म का गठन किया। पौराणिक हिंदू धर्म इसलिए एक विश्वास प्रणाली है जिसमें औपचारिक रूप से कई धाराएं हैं, जो स्थानीय धार्मिक, सांस्कृतिक मान्यताओं और प्रथाओं को आत्मसात और संश्लेषित करती है। इसे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न सामाजिक समूहों को अपने में आत्मसात करने में मदद मिली। पौराणिक हिंदू धर्म का अस्तित्व तांत्रिक मान्यताओं और प्रथाओं के साथ साथ अस्तित्व में था। तो देख लिया। आइए दूसरा देखते हैं। प्राकृतिक और पाली भाषा पे आपको टिप्पणी लिखने के लिए भी दे दिया जाएगा। इसमें भी आप वही लिखिएगा जो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, प्राकृतिक और पाली भाषा, ठीक है, हो सकता है भाषा नहीं लिखा रहे, आप समझ लीजिए प्राकृतिक और पाली दिया है तो ये भाषा से ही संबंधित है। देखिए, प्राकृतिक भाषा भारतीय आर्य भाषा का एक प्राचीन रूप है। तो ये एक जो है प्राकृतिक भाषा जो है आर्य का एक प्रमुख भाषा था या प्राचीन भाषा था। देखिए, धार्मिक कारणों से जब संस्कृत का महत्व कम होने लगा तो प्राकृतिक भाषा अधिक व्यवहार में आने लगी। जनता के लिए प्राकृतिक बोलचाल की भाषा थी। इसका उपयोग उपमहाद्वीप में विभिन्न साहित्यिक ग्रंथों के उत्पादन में दूसरा था। 3री शताब्दी के दौरान किया गया था। इस भाषा का इस्तेमाल पहली 4 या 5 शताब्दियों में समस्त दक्षिण एशिया के सत्तारूढ़ राजवंशों, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, राजवंशों द्वारा विभिन्न शिलालेखों के निर्माण में किया गया। पाली भाषा या पाली प्राचीन भारत की एक भाषा थी। यह हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की एक बोली थी। ये कहाँ की थी? हिंद यूनानी का, तो जो है ये पाली भाषा थी। ठीक है, देखिए, पाली भाषा या प्राकृतिक है। पाली का शाब्दिक अर्थ पवित्र रहना है। तो पाली का शाब्दिक अर्थ जो है पवित्र रहना है। इसको बौद्ध त्रिपिटक की भाषा के रूप में भी जाना जाता है। तो इसको बौद्ध धर्म का जो त्रिपिटक ग्रंथ जो है यह पाली भाषा में ही लिखा गया है, तो भाषा के रूप में भी जाना जाता है। पाली में स्वयं स्थानीय प्रकार थे, और स्वयं स्थानीय प्रकार का मतलब हो गया है कि वहाँ पे जो उस टाइम रहते थे ग्रामीण क्षेत्र में जो भी स्थानीय भाषा होता है ना, वही हुआ स्वयं स्थानीय भाषा थी पाली। और यह किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं थी। जैनों ने बौद्धों की तरह संस्कृत का बहिष्कार करके अर्धमगधी भाषा को अपनी रचनाओं के लिए अपनाया। दो क्वेश्चन बता दिए जो हम बताए हुए थे शुरू में। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आने वाला वीडियो में और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप लोग के लिए लाएंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। जब नया वीडियो अपलोड करेंगे BHIC 103 का, तो वहाँ पर लिंक शेयर कर देंगे। चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।